हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हमारे यहाँ सियासत में बड़ी सख्त बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी होती है और ये आज से नहीं, हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। और इस पर अब सवालात भी उठाए जाते हैं कि किस नौयत की सियासत की जा रही है, दलील से बात क्यों नहीं की जाती, अगर तनकीद भी करनी है तो उसका एक मखसूस अंदाज़ क्यों नहीं है। और पिछले कुछ अरसे में खासकर PTI के ऊपर इसका बहुत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने धरने की सियासत में बहुत ज़ाती हमलों से मामला किया। लेकिन अब भी हम देखते हैं कि जो मौजूदा अपोजिशन है वो कोई तामीरी बात नहीं करती, बस इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की बात होती है और तनकीद ऐसी ही रहती है। आज भी बहुत अहम है मरीम नवाज़ का बयान। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पे तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान आईनी वज़ीर आज़म नहीं है, इतना ही जादू टोना अगर कामयाब है तो जंतर मंतर से महंगाई कम क्यों नहीं की जाती। उनको इसी अंदाज़ में सरकारी तर्जुमान शहबाज गिल ने फिर जवाब भी दिया और कहा कि जादू टोने की बातें हमें ना सुनाएं, जादू टोने जिन्नात की बातें आपके मुँह से अच्छी नहीं लगती। उन्होंने नवाज़ शरीफ को भी मीर जाफ़र तक कह दिया। इस किस्म की बातचीत हुई। अब सवाल ये है कि सियासी माहौल में इस तरह की ज़ाती इल्ज़ाम तराशी का क्या मुल्क को, अवाम को क्या पैगाम जाता है और मुल्क को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होता है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर हुकूमत की कानून साजियों के हवाले से अपोजिशन की बातें आप सुनते हैं। अब नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिससे फ़ायदा उठाने के लिए मुलव्विस अफराद अदालतों में पहुँच रहे हैं। इस सिलसिले में नैब का ये मौक़िफ़ सामने आया। कल हम वो सुन रहे थे कि वो कहते हैं कि तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक़ 6 अक्टूबर के बाद होने वाले केसेस पर होगा और पहले से चलने वाले मुकदमात इसमें नहीं आते। जबकि कुछ माहिरीन, कानूनी माहिरीन इस बारे में बात करते हैं। खासकर साबिक प्रोसिक्यूटर नैब ने ये बात कही कि इस वक्त जो ऑन गोइंग केसेस हैं, जो मौजूदा केसेस हैं, वो तरमीमी ऑर्डिनेंस का उनके ऊपर इतलाक़ होता है। इसके कानूनी नुक्ते के ऊपर भी हम बात करेंगे ओवरऑल इस ऑर्डिनेंस के हवाले से भी। और नून लीग है, वहाँ से शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने LNG रेफरेंस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठाने से इनकार किया है। इस पर हम पीपल्स पार्टी से जानेंगे कि वो इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे सेनेटर इरफान साहब और पीपल्स पार्टी से नैयर हुसैन बुखारी साहब। इस मामले पर इन तमाम इशूज़ के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पहले मुस्लिम लीग नून से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो आज का बयान है उसको देखते हुए उनको ऐसा क्यों लगता है कि इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कल हुकूमत ने वाज़े तौर पे पैगाम दिया है कि उनके तमाम मामलात इदारों के साथ काफ़ी मिसाली किस्म के ताल्लुकात हैं। तो उसके बाद क्या वजह बनती है ये बात करने की? मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने जो हालात व वाक़यात पैदा कर दिए और अब नहीं पैदा कर दिए, माजी में भी पैदा करते चले आ रहे हैं। चाहे वो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का इशू हो, चाहे अब नैब के चीफ़ का मामला हो, चाहे अब ये हमारे जो कौमी इदारे हैं, नेशनल इदारे हैं, उनमें तकर्रियों का मामला हो। इन तमाम मामलात में वो सिर्फ़ एक चीज़ को देख रहे हैं कि मेरा अपना किस में है, मैं किसके ज़रिए क्या मकासद हासिल कर सकता हूँ, कितना अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकता हूँ और कितना दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता हूँ किस के ज़रिए। साथ ही उन्होंने हाल ही में कुछ बड़ी दिलेराना तकरीरें करने की भी कोशिश की है। मिसाल के तौर पर यह कहा कि हज़रत खालिद बिन वलीद को हटा दिया था हज़रत उमर फ़ारूक ने। अब इस तरह की इंडिकेशन देने का इस आजकल के हालात में क्या मकसद है? मकसद ये है कि वो अपने आप को बहुत जरी, बहुत बहादुर, बहुत दलेर और बहुत तवाना इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो कि वो नहीं हैं। तो मरीम ने जो कुछ कहा उसका मकसद यही है कि आप अपनी हदों में रहो। जो उन्होंने जुमला भी इस्तेमाल किया कि शेर की खाल पहन के कोई शेर नहीं हो जाता। आप जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं 3 साल से, जिस तरह आपको इस कुर्सी तक लाया गया है, उसकी हुदूद व क़ुयूद का ख्याल रखें। मरियम का मकसद ये है। जी, लेकिन इरफान साहब, लेकिन जिस बयानिए को आप बहादुरी से तशबीह दे रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के, उसके ऊपर तो आपकी जमात में बहुत ज़्यादा दो राय रहती है। मरियम नवाज़ कभी बात करती हैं और बहुत सख्त बात कर देती हैं, फिर काफ़ी अर्सा खामोशी छाई रहती है। हम बार बार आप लोगों को प्रोग्राम में बुला के पूछते भी हैं और हमें वाज़े तौर पर ऑब्जर्वर्स को भी ये नज़र आता है कि शहबाज शरीफ साहब को फिर उसके बाद उसको बैलेंस आउट करना पड़ता है अपनी मुफाहमत की बात करके। तो मैं दोबारा यही जानना चाहूँगी कि नवाज़ शरीफ ने क्या ऐसा हासिल कर लिया अपने इस बयानिए से जो इमरान खान साहब उसी को अपनाना चाहेंगे? ये तो बड़ी लेसन लर्नड किस्म की सूरत हाल है नवाज शरीफ साहब के बयानिए के बाद जो बनी। देखिए, मामला ये नहीं है। अफसा, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मामला ये नहीं है कि नवाज़ शरीफ ने वो बयानिया इख्तियार करके या वो तर्ज़ अमल इख्तियार करके
या अपनी वजारत उज़्मा के जोम में आके जो कुछ किया था, अगर खान साहब भी वही कुछ करना चाहेंगे तो क्या हासिल करेंगे। मामला इससे बहुत आगे का है और मामला कोई 77 ईयर्स से चला आ रहा है। ये एक वज़ीर आज़म का मामला नहीं है। मामला ये है कि एक वक्त आता है कि हर वज़ीर आज़म को इस तरह के आशोब से, इस तरह के हालात से और इस तरह की कैफियत से, इस तरह की ज़हनी हालत से गुजरना पड़ता है। नवाज़ शरीफ भी गुजरे जब उनको आधी रात को मैसेज दिया गया जी कि आप इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएँ वरना ये हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या मामला दरपेश आ रहे हैं। तो दूसरी बात जो आप कह रही हैं बयानिए की, मैं नहीं समझता हूँ कि बयानिए के अंदर कोई बुनियादी इख्तलाफ है। बुनियादी जो मामला है वो ये है कि वोट को इज़्ज़त नहीं मिलती, इंतखाबात में धांधली होती है, जीते हुए हार जाते हैं, हारे हुए इक़्तिदार में बिठा दिए जाते हैं। ये है बयानिया। ये नवाज़ शरीफ का भी बयानिया है, ये शहबाज का भी बयानिया। शहबाज साहब जब ये कहते हैं कि अगर हम मखसूस तरीके से हालात को चलने देते तो 2018 के इंतखाबात के बाद भी हमारी हुकूमत होती, ये उनका बयान है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूँकि हमने एक मखसूस रास्ता इख्तियार नहीं किया, लिहाजा 2018 में धांधली हुई और हमें हरा दिया गया। मियाँ साहब भी यही कहते हैं कि धांधली हुई। अब आगे का रास्ता थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। एक कहता है जी कि इस धांधली को हमने ख़त्म करना है, ये नहीं है कि हमारे साथ ना हो और किसी और के साथ हो जाए। दूसरा जरा मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करना चाहता है। यहाँ भी मुख्तलिफ है सिद्दीकी साहब, मैं कथा कलामी की माजरत आपसे, यहाँ भी मुख्तलिफ है कि अभी हालिया आप लोगों का एक तरफ से ये PDM के प्लेटफॉर्म से कहा जाता है कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, हुकूमत को गिराएंगे। कुछ ही वक्त बाद शहबाज शरीफ साहब आके कह देते हैं कि शफाफ इंतखाबात मसले का हल हैं। तो ये तो चला आ रहा है, फिर वो तो अगले इंतखाबात तक ये कन्फ्यूजन तो बरकरार रहेगी। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना इसमें। जब इंतखाबात होंगे तो फिर देखना होगा कि किस तरीके से होते हैं। इंतखाबात तो होने हैं ना, चाहे वो नवाज़ शरीफ का बयानिया हो, चाहे वो शहबाज साहब का बयानिया हो। इंतखाबात को तो टालने की बात नहीं है। अब इंतखाबात से पहले कोई तहरीक उठाने का मामला है, उस पर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है कि एक फ़ैसला हो गया हो और किसी दूसरे ने उसके खिलाफ राय दे दी हो। नवाज़ शरीफ ने कहा हो कि ये नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई मरला आया नहीं है, सिवाय पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया और वो बाहर हो गई। बाकी तो आरा होती है ना, ख्यालात होते हैं, सोच होती है, मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ होती हैं, वो ठीक जी ठीक। अच्छा, आप लोगों की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से बहुत एहतजाज था कि जो PTI ने अंदाज़े सियासत मुतारिफ़ करवाया है, पॉपुलर बयानिए हैं, ज़ाती हमले किए जाते हैं धरने के प्लेटफॉर्म से। लेकिन अब आज मरीम नवाज़ के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा अगर इतना ही जादू टोना कामयाब है तो आवाम की भलाई के लिए इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने इरफान साहब समझते कि सियासी मैदान में सियासी तर्ज अपनाना चाहिए, तनकीद करने के लिए भी इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर आप को याद हो अब्सा, आप, मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी थी अपना मीडिया में और आपने वो 2014 के धरने देखे होंगे और सुने होंगे और ज़ुबान भी उस वक्त की आपके कानों में शायद अब तक गूंज रही हो, हमारे कानों में तो गूंज रही है। ये तो बड़े शाइस्ता अल्फाज हैं, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बात यह है कि ये मामलात, ये बातें अब ओपन मीडिया पे आती रहती हैं, तो उन्होंने, सियासतदान तो इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की तशबीहात, इस तरह के इस्तारात, यही तो सियासत का फ़न होता है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा ज़ाती हमला किया गया है किसी पे। अच्छा, अब नैब के अब कुछ कवानीन के मामले में आप सब एतराज़ है और उस पर हम प्रोग्राम्स में भी बहस कर रहे हैं कि हुकूमत ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए बहुत से मामलात करना चाह रही है। अब नैब की ऑर्डिनेंस के तहत आपके अरकान की तरफ से रिलीफ के लिए भी दरख्वास्तें दी गई हैं, तो क्या वजह है कि हुकूमती प्रपोज्ड कवानीन के ऊपर हुकूमत का ये शिकवा रहता है कि अपोजिशन भी बिल्कुल किसी सूरत बात नहीं करना चाहती, यकसर पहले ही मुस्तरद कर देती है। और इसी तरह इंतखाबी इस्लाहात के मामले के ऊपर भी हमने देखा EVM के ऊपर सारा मामला रख दिया गया। तो इस मामले में कोऑपरेट करने के हवाले से कुछ सोचा जा सकता है आप लोगों की तरफ से, या सोचा जाएगा? देखें अफसा, मैं तो ये समझता हूँ, जितना मेरा सियासत का इल्म है या जितना मैंने देखा है, बातचीत हो, मुज़ाकरात हों, किसी एक पेज पे लाने का मामला हो, अफ़ाम व तफ़हीम का मामला हो, मसालियत का मामला हो, पहल हमेशा बालादस्त कुव्वत करती है, ऊपर की कुव्वत करती है, हुकूमत करती है। अपोजिशन नहीं चल के जाती कि जी ये काम करो, ये करो। मुझे याद नहीं है, कम से कम मैं 4-6 माह से सेनेट के अंदर हूँ, कि कुछ मखसूस वज़रा, वज़ीर आज़म को तो छोड़ दें, वो तो आज तक सेनेट में मैंने उनको नहीं देखा, कोई जो अव्वल दर्जे के आपके वज़रा भी आते हैं आम वजारतों के, उनमें से भी कोई नहीं आता। पार्लियामेंट उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती, अपोजिशन उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। वो EVM लाते हैं तो अपने तौर पे ले आते हैं। मैं एक कमेटी का सरबराह हूँ जिसको एजुकेशन की कमेटी कहते हैं,
और मैं एक कमेटी का मेंबर हूँ जिसके फैसल जावेद साहब उसके चेयरमैन हैं, जो इतलात को डील करती है। हम मर गए हैं कि जी ये जो आप बिल लाना चाहते हैं मीडिया के हवाले से कम उसकी कापी हमें दे दें। आज तक वो कापी हमें नहीं मिली। तो मामला ये है कि ये चीज़ें खुफिया रखते हैं। इनका जो तरीक़ा वारदात है वो पार्लिमानी तरीक़ा वारदात नहीं है, जमहूरी तरीक़ा वारदात नहीं है। EVM पे जो कुछ इन्होंने किया, अब इन्होंने बजाय पार्लियामेंट से कानून साजी करने के इन्होंने सारे मोर्चे लगा लिए हैं ऐवान सदर के अंदर। वहाँ एक आर्डीनेंस जाता है, वो तोप दाग देते हैं, वो कानून बन जाता है, उसके बाद फिर मामला चलना शुरू हो जाता है। अब अगर किसी को रिलीफ मिलता है उसके तहत तो वो लेगा। मैंने तो कम से कम शायद खाकान साहब का बयान पढ़ा है, मिफ्ता साहब का बयान पढ़ा है कि हम इससे कोई रिलीफ लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर किसी ने लिया है तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर लिया भी है तो जब आपने एक कानून नाफिज कर दिया तो आपको क्या तकलीफ है फिर लेने से। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो इरफान सिद्दीकी साहब से कुछ और दीगर अमूर पे भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हम दीगर मुख्तलिफ सियासी मामलात के ऊपर उनसे बात करें। सेनेटर साहब, अब एक और भी मामला है जहांगीर तरीन का, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत हुई थी, अपोजिशन ने भी बहुत बातें की, हुकूमती हलकों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ हुई थी। अब उनका भी एक बयान है जहाँ वो इस बात का एतराफ़ तो कर रहे हैं कि उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनवा के दी इमरान खान साहब को, लेकिन इस बात पर भी कायम है कि वो अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही हैं। तो आप लोगों की तरफ से बारहा ये कहा गया कि उनको NRO दे दिया गया है, तो इस वक्त जो उन्होंने पोजीशन ली है इस पे आपकी जमात का क्या ख्याल है? देखें, मेरा ख्याल ये है कि हर वो आदमी जो इस तरह की जंग लड़ता है वो यही कहता है कि जी मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, लेकिन वो हिस्सा नहीं होता। उसकी अपनी एक राय होती है, अपनी सोच होती है, अपनी जिद्दोजहद होती है। वो एक रस्मी बात होती है कि जी मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा। अकबर एस बाबर जो फॉरेन फंडिंग केस को 6 साल से लिए फिरते हैं, वो भी आज भी यही कहते हैं कि जी मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मैं पार्टी हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। तो इस बात को तो आप जाने दीजिए कि जहांगीर तरीन साहब पार्टी का हिस्सा हैं या नहीं हैं। ये भी दुरुस्त है कि उन्होंने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए बहुत भाग दौड़ की और मेहनत की और वो हुकूमत कायम करके दिखाई। कुछ और कुव्वतों ने ज़ाहिर है कि उनकी मदद की होगी, वरना उनका जहाज़ सिर्फ इस काबिल नहीं था कि वो सारा कुछ कर गुजरते। एनीहाउ, अब मामला ये है कि NRO की हद तक तो बात चलती है ना। आपने चीनी स्कैंडल की तहकीकात कराई, बड़ी भारी रिपोर्ट्स छापी, खूबसूरत ऑफसेट पेपर पे हमें आके दिखाई कि जी देखो ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट छापना कोई काम नहीं होता है। काम यह है कि जो उसमें लोग आए हैं, क्या एक्शन लिया है आपने। आप बड़े एहतसाब की बात करते हैं। नवाज शरीफ को आपने टांग दिया, और वो जो 400 से ऊपर आदमी थे पानामा लीक्स के अंदर, उनमें से किसी को नहीं पूछा कि वो कहाँ, वो सारे पाकिस्तानी हैं, इसी मुल्क में रह रहे हैं। अब कोई 700 आदमियों की लिस्ट आई है, हमें तो नहीं पता वो कहाँ चली गई है। अगर इसमें नवाज शरीफ का नाम आया होता तो आज वो एक कोराम मचा होता। तो ये सारी बातें इनकी फर्जी हैं, ख्याली हैं, और NRO वो दिए जा रहे हैं जहाँ जहाँ देना है। जहांगीर तरीन साहब का भी मैं समझता हूँ कि जो फ़ैसला था वो बड़ा ही मशकूक फ़ैसला था, नवाज शरीफ साहब के फ़ैसलों की तरह। और जो बनी गाला के बारे में फ़ैसले आए हैं वो भी बड़े मशकूक फ़ैसले से। तो मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ, और आज भी मैंने कहा है कि ये तराजू जब जाबर कुव्वतों के साथ मिलता है तो दोनों मिलके फिर एक माहौल ऐसा पैदा कर देते हैं जो जमहूरियत के लिए साजगार माहौल नहीं होता। अब खारजा महाज पे इस हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। मईशत के हवाले से आए रोज़ हेडलाइंस हैं, हालात व वाक़यात भी सबके सामने हैं। और अब ये चैलेंज जिसके बारे में हमने आगाज़ में प्रोग्राम के बात की है इरफान साहब, तो आप जो PDM के प्लेटफॉर्म से अनकरीब जलसा होने जा रहा है उसमें हम क्या देखेंगे नून लीग की तरफ से? वो रिवायती अंदाज़ जो इससे पहले भी अपनाया गया था, या फिर शहबाज शरीफ साहब वाला अंदाज़ प्रिवेल करेगा? ये हालिया बयान भी हुकूमत का, फवाद चौधरी साहब का, काफ़ी अहम है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो सिचुएशन बनी है सिविल मिलिट्री के हवाले से, इसमें जो अपोजिशन के कुछ लोग हैं नून लीग वाले, ये अपनी CVs लेकर पहुंच गए। ये CVs कौन लेके पहुंचा था और किसकी CV अप्रूव हुई और किसकी CV को सनदे फजीलत मिली और किसकी CV को आखिरी नौकरी का परवाना मिला, ये सारी कौम जानती है। ये किसी के कहने से कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि अब PDM क्या लाए अमल इख्तियार करती है। इससे ज़्यादा जो अब अहम बात है, इस वक्त PDM कुछ नहीं कर रही, अपोजिशन कुछ नहीं कर रही, जो कि आप भी कहते हैं, हम भी समझते हैं कि शायद हम वो कुछ नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए था।
सारा कुछ अगर हो रहा है तो हुकूमत खुद कर रही है। महंगाई को आसमान तक हुकूमत लेके गई है, बेरोज़गारी को आसमान तक हुकूमत लेके गई है, आटा लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है, चीनी लोगों की पहुंच से दूर कर दी। ये इनमें से अपोजिशन का कोई किरदार नहीं है। बदअमनी है। इस्लामाबाद के अंदर अभी कल मैंने एक सर्वे कराया है, जराइम का गढ़ बन चुका है इस्लामाबाद। आपका पासपोर्ट सोमालिया से नीचे आ चुका है। तीसरे 3 मुल्क हैं, इराक है और गालबन शाम है और उसके बाद आप हैं। तो कश्मीर का नाम आपने अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में जाते नहीं है। वो सिर्फ तकरीर का फोरम नहीं है कि यहाँ आपने माइक लगा के एक तकरीर कर दी और काम पूरा हो गया। वहाँ लोग मिलते हैं, वज़ीर आज़म जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं, राब्ते होते हैं, मुआहदे होते हैं, आइंदा के दौरों की तफसीलात तय होती हैं, MOUs साइन होते हैं। आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे दुनिया के नक्शे में। आप महदूद हो गए हैं और आपकी तरजीहात महदूद हो गई हैं। तरजीहात क्या है? अपोजिशन को कैसे मारना है, अपोजिशन को कैसे मुकदमात में लेके आना है। उधर आप यही हाल कर रहे हैं चेयरमैन नैब का कि जी वो आपको पसंद है इसलिए उनको भी और भी तोसी देते चले जाओ। ये तरजीहात हैं। बच्चगाना एक तिफलाना सा खेल है जो इस मुल्क में खेला जा रहा है। नो गवर्नमेंट, नो पॉलिसीज़, नो इवन खारजा पॉलिसी। अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, हमारी तरजीह आप सुनते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। कश्मीर हड़प हो गया आपके दौर के अंदर, आप कुछ नहीं कर पाए, आप अपने दोस्तों को भी मोबिलाइज नहीं कर पाए, आप एक करारदाद मंजूर नहीं कर पाए। तो हालत ये है हमारी, हम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। लेकिन ये आपके की तरफ से सामने आना भी बड़ा अहम है कि PDM ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया इस हुकूमत को, ऑपोजिशन ने भी अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन ये फिर एतराफ़ के साथ बड़ी अहम बात है कि ऑर्डिनेंसेस बड़े आराम से हुकूमत इसीलिए पास कर लेती है, लेकर आ जाती है और ऑपोजिशन इसके अंदर कोई टफ टाइम नहीं दे पाती है। ये देखते हैं कि मामला कब तक चल सकता है। इरफान साहब ने कहा कि हुकूमत अपने बोझ तले ही दब रही है, लेकिन ऑपोजिशन का किरदार भी तो एक जमहूरी माशरे में बहुत होता है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, इस मामले पर और दीगर मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आप ब्रेक से पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू सुन रहे थे। उन्होंने जहां ये एतराफ़ किया कि PDM और अपोजिशन इस हुकूमत को खातिर खा कोई टफ टाइम नहीं दे सकी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद अपने बोझ तले इन मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि नून लीग तो अभी तक ये कह रही है कि वो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। पीपल्स पार्टी का भी भरपूर इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे और मुखालफत की गई थी। तो पीपल्स पार्टी का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जो केसेस चल रहे हैं उन हवाले से कोई इससे फ़ायदा उठाया जाएगा? शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जो नोटिफिकेशन भी जिसका जिक्र किया आपने कि इस अमेंडमेंट का जो इतलाक़ होगा वो 16 अक्टूबर के बाद के मुकदमा, तो इससे तो बड़ी वाज़ह बात आ गई कि मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ इस नैब चेयरमैन ने और नैब के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है कोई मुकदमा तो बनाया नहीं, और ये बेनिफिट मौजूदा हुक्मरानों को देना चाहते हैं। और जो बिलखुसूस उसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो बिलखुसूस के जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स के ख़िलाफ़ मुकदमा 2 बुनियादों पे हैं। एक मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है और एक दूसरे के एसेट्स बियॉन्ड मीन, जिसको इस्टेब्लिश अभी तक पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ तो वो नहीं कर सके नैब वाले। तो ये तो बड़े वाज़ेह नज़र आ रही है कि ये कानून साजी सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा हुक्मरानों को, उनके एहलकारों को, उनके हमदर्दों को, उनके दोस्तों को बेनिफिट देने के लिए ये कानून साजी की गया। और इसमें एक बात, कानूनी बात यह है कि बात इनकी वजाहत की नहीं है, नैब कहता है, बात है जो पार्लियामान इस पर क्या फ़ैसला करती है या अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। लेकिन जो मुकदमा तो कंक्लूड हो चुके हैं ट्रायल से, उनको तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो अंडर ट्रायल है उनको डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें जो जब उनकी कंक्लूड होगा ट्रायल, उस वक्त कंक्लूड के वक्त ये कानून इस की अमेंडमेंट की वजह से मौजूद तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ उसमें भी डिफरेंस है। एक है जो भी स्टिल ट्रायल चल रहा है और एक जो कंक्लूड हो गया। हाँ, कंक्लूड जो हो गया, कन्विक्शन हो गई है, एक्विटल हो गई है, उन पर तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन जो अंडर ट्रायल है अभी उन पर तो उसका असर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नैब का सिर्फ एक तो ये मुकदमात के हवाले से बात है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब है और उसकी जो एक्सटेंशन के हवाले से,
वो तो मैं समझता हूँ कि इस 20 करोड़ आवाम में इन हुक्मरानों को जस्टिस जावेद इकबाल के अलावा कोई बंदा नज़र नहीं आता कि जो इस अदारे को चला सके, सरबराही कर सके। और जो बेसिक स्पिरिट थी इस कानून की कि नॉन एक्सटेंडेबल है, उसकी थी कि ताकि कोई हुक्मरान नैब चेयरमैन को परसुएड ना कर सके, राग़िब ना कर सके, लालच ना दे सके, फर्दर एक्सटेंशन देने का उनको लालच ना हो, और वो फ्री माइंड वो डिसीजंस करें। और ये 20 करोड़ आवाम में इनको कोई ऑनेस्ट आदमी नज़र नहीं आ रहा, इमरान खान को और उसकी कैबिनेट को। और फिर जो अभी जो 8 के बाद मैं समझता हूँ जो कंटिन्यूटी है चेयरमैन की, इसको भी, चेयरमैन नैब को भी अभी जब तक इसका फैसला नैब के ऑर्डिनेंस का, अभी क्योंकि कल से सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इज़ सपोज्ड टू ले दिस ऑर्डिनेंस इन द पार्लियामेंट, चाहे वो नेशनल असेंबली में पेश करेगी या वो सेनेट में करेगी। और हम समझते हैं कि सेनेट में जब ये ले हो जाएगा पार्लियामान में, तो हम आर्टिकल 89 के नीचे अपोजिशन इसकी डिसअप्रूवल के लिए जाएगी। तो इसलिए चेयरमैन नैब इज्तनाब करें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये इख्तियारात गैर कानूनी होंगे जब तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए कोई कानून साजी नहीं होती। क्योंकि अभी भी ये हवा में है ऑर्डिनेंस कि अगर कल डिसअप्रूवल के लिए हम अपना मोशन मूव कर देते हैं और सेनेट में इंशाल्लाह हमारे पास मेजॉरिटी है, स्ट्रेंथ है अपोजिशन के पास, कि हम इस अमेंडमेंट को जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको डिसअप्रूव कर देंगे। जी नैयर साहब, अब लेकिन अब आगे तो आप लोग कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर डिसअप्रूव करवाएंगे इसको, लेकिन इससे पहले के 3 साल देखें तो 1 पॉइंट एजेंडा ऑपोजिशन का ये रहा कि ये हुकूमत इक़्तिदार में आई ही अपने सियासी मुखालिफिन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत आई। मीडिया में भी रिपोर्ट होता रहा नैब का तरीक़ाकार, और उसके ऊपर सवालात हर सतह पर उठते रहे। अब तक के अरसे के अंदर ऑपोजिशन क्यों कोई खातिर खा कम अज़ कम इस हवाले से आवाज़ नहीं उठा सकी? अब प्राइम मिनिस्टर साहब का हालिया वो पार्लियामान के कोरम की भी बात कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तकरीम की भी बात कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर ऑपोजिशन का क्या किरदार रहा है? कम अज़ कम जो चीज़ें उनको डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं उस पर भी कोई टफ टाइम तो नहीं दे पाई है? देखिए, बात टफ टाइम की नहीं है कि अगर देखें ना, इनके पास इतनी स्ट्रेंथ होती पार्लियामान के अंदर तो फिर गवर्नमेंट में बैठे होते। तो हम तो इश्यूज़ को रेज़ करते हैं, और जो ऑलरेडी अमेंडमेंट्स हमने दी थी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो काम करने को तैयार नहीं थी। सिर्फ 2 बुनियादों पे इन्होंने इल्ज़ामात लगाए पॉलिटिशियंस पे कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और एसेट्स बियॉन्ड मींस। अब जब उनकी अपनी बारी आई है, जब इन्होंने करप्शन की इंतहा कर दी है, जब इन पे इल्ज़ामात हैं, चीनी स्कैंडल, शुगर स्कैंडल को देख लें, पेट्रोलियम के इश्यूज़ को देख लें, LNG के इश्यूज़ को देख लें, आप गंदम के इश्यूज़ को देख लें, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। अब उनमें इन्होंने माल तो बना लिया, वो जो 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 मेडिसिन्स में और दवाइयों के सिलसिले में माल तो उन्होंने बना लिया। अब कानून साजी वो कर रहे हैं पार्लियामान के ज़रिए भी नहीं, ऑर्डिनेंस के ज़रिए, कि इनकी पकड़ ना हो सके। लेकिन हम ऐसी किसी अमेंडमेंट को लागू नहीं होने देंगे, उसको कबूल नहीं करेंगे। इनको अपनी बारी भुगतनी पड़ेगी, इनको अपनी करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि अपोजिशन ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान के अंदर और बाहर भी तो रखा। और आज बेसिक इशू जो है वो जो नारा लगाते रहे हैं कि ये मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अभी तक भी वो तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो ये किसको छोड़ रहे हैं? ये किसके लिए कानून साजी की जा रही है? ये किसको बचाया जा रहा है? अपने बंदों को बचाया जा रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि ये कानून पर्सन स्पेसिफिक भी है और ये अपने बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो हम नैयर बुखारी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि PDM के प्लेटफॉर्म से तो ऑपोजिशन की जमातें जलसा भी करने जा रही हैं, सरबराही इजलास भी करने जा रही हैं, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में बात हो रही है नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। हमारे साथ नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा भरपूर इसके ऊपर मुखालफत की जाएगी पार्लियामान में। नैयर साहब, एक और भी मामला है। हुकूमत ने अपनी नौयत का एक मुनफरिद मौक़िफ़ अपनाया ऑपोजिशन लीडर के किरदार के हवाले से। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि इनके ऊपर भी इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ साहब पे, तो इनके साथ तो कंसल्ट नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से कानून क्या कहता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो हुकूमत बात कर रही है। हाँ, ये तो बात फिर इमरान खान पे लागू होती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जो है उन पे इल्ज़ामात भी हैं
उनके कैबिनेट मेंबर्स पे भी इल्ज़ामात हैं, और कैबिनेट जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर वो उनसे बात नहीं करना चाहते तो उनको डिसक्वालीफाई करा लें। अभी तक तो वो डिसक्वालीफाई नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आवाम के मुंतखब हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन उनको जो अक्सरियत सारी अपोजिशन है उनको नॉमिनेट किया हुआ है, उनको सपोर्ट एक्सटेंड की हुई है। तो ये तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि अनटिल प्रूवन गिल्टी वन इज़ इनोसेंट। तो अभी तक तो कोई इस्टेब्लिश नहीं कर सके पिछले 3 सालों में। शहबाज शरीफ साहब को तो कोई कन्विक्शन नहीं करवा सके। अगर तो कोई कन्विक्शन हो जाती तो फिर ऑब्वियसली ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते, ना वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते। तो BRT से लेके हेलीकॉप्टर इशू और उसके बाद जिस कैबिनेट को हेड कर रहे हैं उसमें जो स्कैंडल्स आए हैं और जो इश्यूज आए हैं, शुगर से लेके मेडिसिन से लेके फर्टिलाइज़र से लेके वीट से लेके और बहुत सारे इश्यूज, BRT आ गया, सुनामी जो ला रहे थे बिलियन ट्री का, वो सारे इश्यूज हैं। और ये चेयरमैन इसको एक्सटेंड इसलिए करना चाहते हैं कि वो इनके बारे में कोई नोटिस ही नहीं लेते, कोई कॉग्निजेंस ही नहीं लेते, सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करते हैं। और आज जो अमेंडमेंट इन्होंने की है वो अमेंडमेंट भी अपने बेनिफिट के लिए, और वजाहत दिलवा दी नैब से कि 6 अक्टूबर से पहले वालों पे तो ये अमेंडमेंट लागू नहीं होगी, लेकिन बाद में वो लागू होगी। मीनिंग देयर बाय कि इस गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स, जो ऑफिशल्स, जो प्राइम मिनिस्टर है, और उन पे मुकदमात ना चल सकें। तो ये लॉ जो ऐसा लॉ अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये मुतसादम है, जो इक्विटी और जस्टिस के ख़िलाफ़ है। और मैं समझता हूँ कि इसको हम अपोज भी करेंगे पार्लियामान के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज भी कर दिया है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको चैलेंज करेंगी। हमारी पार्टी भी इस पर अपनी CC में फैसला करेगी इसको चैलेंज करने का कि नहीं करने का। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जो आपने रेफरेंस दिया कि खाकान अब्बासी साहब ने, शायद खाकान अब्बासी साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा बेनिफिट नहीं लेना चाहते, लेकिन को एक्यूज्ड जो थे उन्होंने तो पिटीशन मूव कर दी, और जो फैसला उनकी पिटीशन पे होगा अल्टीमेटली वही लागू तो को एक्यूज पे भी होगा। तो इसलिए ये मामला जो है ये कि जी हम उसका बेनिफिट नहीं लेंगे, उनके को एक्यूज अगर क्विट हो जाए तो ऑब्वियसली ये भी क्विट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कानून है ये पर्सन स्पेसिफिक है, और ये पर्टिकुलरली एक क्लास ऑफ पीपल को इसको बेनिफिट देने के लिए है, जो अवाम उन्नास के लिए नहीं है। और इस कानून का बेनिफिट जो बेनिफिशरी बनना चाहता है उसको हम बेनिफिट नहीं लेने देंगे। जी, अब इस पे तो आप टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी अब हम जरा बात करना चाहेंगे पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के महाज पे इस वक्त कहाँ पर है। एक तरफ PDM है, उन्होंने जलसा भी अनाउंस किया हुआ है, सरबराही इजलास पे होगा, जो रीसेंट हमारे यहाँ डेवलपमेंट्स चल रही हैं और ख़बरें आ रही हैं उसके बारे में भी वोकल हो रही है मुस्लिम लीग नून। लेकिन पीपल्स पार्टी जब PDM से अलहदा हुई तो उसके बाद एक इल्ज़ाम लगाया गया कि ये फ्रेंडली टीम है हुकूमत की। तो इस तासुर को ज़ाइल करने के हवाले से पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, ये एक कंसर्न मौजूद है? देखें, ये तो PDM के जो सो कॉल्ड PDM है उसको कहता हूँ, जिस इत्तेहाद में जो हमने बनाया था पीपल्स पार्टी नहीं है, तो वो PDM नहीं है, वो और उसको कोई नाम दे लें सियासी जमातों का। मैं कई बार अपने टेलीविज़न में, ये टॉक शोज़ में कह चुका हूँ, अपने इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि बेनिफिट हम अक्रॉस द टेबल बैठ के बात हम आई कैन चैलेंज PDM लीडरशिप नाउ कि कोई एक PDM की मीटिंग के मिनट्स बता दें जिसमें यह तय हुआ हो कि हम लॉन्ग मार्च जो 25 मार्च को कर रहे हैं उसके अख्ताम पे रेजोल्यूशन टेंडर करेंगे। ये बाद में पख लगाई, ये उस जो सेटल्ड प्रिंसिपल थे उससे डेविएशन थी PDM की दीगर जमातों की जो आज मौजूद हैं उधर नून और JJOF के। अगर 25 मार्च को लॉन्ग मार्च हो गया होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, और आज भी वो PDM बशमूल पीपल्स पार्टी के वहाँ पे मौजूद होती है अपोजिशन के लिए। लेकिन मेरा सवाल है PDM की मौजूदा क़यादत से कि ये रेजिग्नेशन वाली इस इशू को अनेक्स किया आपने लॉन्ग मार्च के साथ, ये कहाँ तय हुआ था? हम समझते कि हम तो 25 मार्च को तैयार थे लॉन्ग मार्च करने के लिए, कराची से रवाना होने के लिए।
तो फ्रेंडली रिलेशंस तो पीडीएम की जो आज जमातें मौजूद हैं उनका रवैया था। पीपल्स पार्टी ने उसके बाद पार्लियामान में भी, उसके बाद बजट इशू आया, बजट पे हमारी क़यादत वहाँ मौजूद, लेकिन नून की क़यादत वहाँ मौजूद नहीं थी पार्लियामान में। मनी बिल हम चाहते थे डिफीट करने के लिए, और आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो वेस्टमिनिस्टर की पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अगर मनी बिल डिफीट होता है तो गवर्नमेंट गोज, लेकिन ये अपोजिशन के लोग वहाँ पे शरीक नहीं थी। मेरी क़यादत जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ मौजूद थे, जनाब आसिफ अली जरदारी जब उस मनी बिल पे वोटिंग थी, ये बाकी लोग, इनके लोग मौजूद नहीं थे, नून के लोग मौजूद नहीं थे। बिल्कुल क्लियरली ये फ़ायदा हुकूमत ने इस बात का इजहार भी किया, आप और नज़र भी आया कि अपोजिशन के बिखरने का फ़ायदा भी, नैयर साहब वजूहात जो भी हों पीपल्स पार्टी के पीडीएम से निकलने की, ओवरऑल तो फ़ायदा हुआ। अब बिलावल साहब ने अवामी राब्ता मुहिम भी चलाई, जनूबी पंजाब भी गए, बड़ी अहम मुलाकातें भी की, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है कॉन्फिडेंस के लिहाज से अगले इंतखाबात में को भी मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए? अकेले पीपल्स पार्टी समझती है कि, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी अपोजिशन की जमात इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ के अकेले एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है कोई भी जमात? देखिए बात बुनियादी ये है कि ये पीटीआई अकेले बैठी है गवर्नमेंट में जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, पीटीआई अकेली गवर्नमेंट में बैठी है, उसके पास तो स्ट्रेंथ नहीं है अकेले बैठने की। मेरी बात समझिए, वो भी उसके साथ भी और पार्टनर्स हैं। अपोजिशन हम समझते हैं कि हम ये जो पीडीएम ने जो मामला तय किए थे 20 सितंबर 2020 को, उस पर अमल करते तो हमें बहुत बेनिफिट था, लेकिन हम हर उस इशू पे जो पब्लिक के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट इक़दाम उठाती है उसको हम अपोज करते हैं। महंगाई के ख़िलाफ़ हमने अपना एहतजाज शुरू किया, इस्लामाबाद में किया, कराची में किया, पेशावर में किया, इस्माइल खान का हम तो एजुटेशनल प्रोटेस्ट करें। पार्लियामान के अंदर भी चेयरमैन बिलावल की स्टेटमेंट थी कि हम, लेकिन देखिए साहब उसका आउटकम क्या हो रहा है? हुकूमत आज भी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो कहते हैं कि हम इत्तेहादियों के बगैर अगली दफ़ा हुकूमत बना के दिखाएंगे। ये देखें अगली दफ़ा आने तो देना, टॉल क्लेम्स तो वो करते हैं, वो महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर सके, लोग भूख से मर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें उनके बस में नहीं हैं, डॉलर कहाँ चला गया, एक आम आदमी रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने से महरूम हो गया, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो कुव्वत ख़रीद ख़त्म होगी, उसको तो ख़त्म नहीं कर सके, अगला इलेक्शन जीतने की बातें करते हैं। लेकिन बेरोज़गारी कितनी बड़ी है जी, इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है, ट्रेड डेफिसिट जिसका वादा करते थे उसका सूरत हाल क्या है, तो ये कहाँ से अगला इलेक्शन जीतेंगे? इनसे तो लोग अपना इंतकाम लेंगे इनसे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया है कि और जो नैब ऑर्डिनेंस है इसको पीपल्स पार्टी की तरफ से भरपूर चैलेंज किया जाएगा। नाजरीन, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि ऑपोजिशन किस हद तक मजबूत साबित होती है, खासकर जब ये तनकीद बार बार की जा रही है कि हुकूमत ऑर्डिनेंसेस के जरिए चलाई जा रही है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।